नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब पर आपकी टॉप 20 रीड हिस्ट्री टॉप 20 क्लास लेके आए हैं। तीसरी क्लास इसमें आज बात करेंगे महत्वपूर्ण उन प्रश्नों की जो आपके एग्जाम में सीधे से पूछे गए हैं, जिनको आप रट सकते हो, समझ सकते हो। और रटने के बजाय समझना बेटर होगा। रटोगे तो कुछ समय तक याद रहेगा, समझोगे तो उसको आपको लंबे समय तक याद रहेगा। तो लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको समझना पड़ेगा। तो अपन चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है, उसके बाद सीरियल से चलेंगे। आप गिनती मत देखो, आप 10 से 12 प्रश्न है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रश्न आपको मैं अलग से बता दूंगा। कुल मिला के 20 से कम प्रश्न नहीं होंगे, 20 से ज़्यादा ही होंगे। तो अपन बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखिए आप, पहला प्रश्न, डॉक्टर वायलेकर, डॉक्टर एक अंग्रेज इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर वायलेकर। इन्होंने 1889 ईस्वी में लिखा है। मतलब ये आपके सेंटेंस बनेगा कि ये सेंटेंस किसने कहा था। तो आपके प्रश्न ऑप्शन में डॉक्टर वायलेकर करना है आपको। कौन सा कहा था, क्या कहा था इन्होंने कि भारतीय किसान औसत अंग्रेज किसान की तरह अच्छा है और कुछ मायनों में तो उससे भी श्रेष्ठ है। कहने का मतलब भारतीय किसान अंग्रेज किसान, यानी भारतीय किसान जो खेती करते वो और अंग्रेज जो खेती करते वो दोनों है तो किसान, लेकिन भारतीय किसान के पास तकनीकी यानी उत्पादन करने की क्षमता अंग्रेज किसान है उससे बहुत ही अच्छे तरीके की। तो आपके प्रश्न बनता है कि भारतीय किसान और अंग्रेज किसान किस तरह से, किस किसान की तरह से यानी अच्छे हैं, कुछ मायने में तो उससे भी अच्छे या श्रेष्ठ, ये किसने कहा था। तो ये डॉक्टर वायलेकर यानी 1889 ईस्वी में कहा था। एक विल्सन हुए हैं, विल्सन इतिहासकार, उन्होंने कहा है भारतीयों को अनादिकाल से लोहे को गलाने का ज्ञान था। यानी विल्सन ने गुप्त काल के बारे में कहा है कि गुप्त काल में उससे पहले और गुप्त काल से पहले और गुप्त काल के समय भी अधिकतर शासकों को ज्ञान था किसका, लोहे को गलाने का। उसका सबसे अच्छा उदाहरण 1500 ईस्वी का मेहरौली लोह स्तंभ जो दिल्ली में खड़ा है, साहब कुतुब मीनार के जस्ट पास में ही खड़ा है ये मेहरौली लोह स्तंभ। ये आज भी ऐसा है जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है। तो विल्सन ने, तो भारतीयों को अनादिकाल से लोहे का ज्ञान था और इसका एक सर्वोत्तम उदाहरण मेहरौली दिल्ली का लोह स्तंभ है जो 1500 वर्ष पुराना है। ये किसने कहा था, तो ये विल्सन ने कहा था। अगला है, पहली सदी में प्लिनी, एक इतिहासकार हुआ पहली शताब्दी में। प्लिनी जो इटली के एक इतिहासकार हुए हैं, इटली की राजधानी उस समय रोम थी और अभी भी रोम है। तो रोम के अंदर एक इतिहासकार हुए जिनका नाम है प्लिनी। उन प्लिनी ने लिखा है, शिकायत की थी कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर खिंचता चला आ रहा है। यानी उस समय भारतीय वस्तुओं का इटली में यानी रोम के अंदर निर्यात किया जाता था और उसके बदले में आयात क्या किया जाता, सोना चांदी। तो भारतीय मसाले वगैरह, कपड़े वगैरह रोम भेजे जाते थे और ये भारतीय सामग्री जो रोम में आती थी यानी, और रोम से बाहर यानी वापस भारत में बदले में किया जाता था, सोना जाता था। तो प्लिनी का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में रोम बिल्कुल कंगाल हो जाएगा, क्योंकि उसका सारा सोना कहाँ चला जाएगा, भारत चला जाएगा। तो सेंटेंस बनता है कि भारतीय सामग्री के प्रयोग के कारण रोमन साम्राज्य से सोना बाहर की ओर खींचता चला गया। किस इतिहासकार ने कहा था, तो प्लिनी। अगला है, देशी व्यापार के लिए प्राचीन भारत में दो मार्ग प्रमुख थे। देशी मार्ग जहाँ पे शासक यानी अपने वस्तुओं का आयात और निर्यात करते थे, विदेशी नहीं, विदेशी तो दूसरे देश में होता है, देशी मतलब देश के अंदर ही होता है। तो दो बड़े बड़े मार्ग, राजमार्ग थे जहाँ पे वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता। उनमें सबसे फेमस है एक तो उत्तरापथ और एक ही होता है दक्षिणापथ। उत्तरापथ की बात करते अपन, ये मगध से लगाकर तक्षशिला होता हुआ पश्चिमी एशिया की तरफ जाता था। और दक्षिणापथ की बात करते अपन, उज्जैनी से लगाकर दक्षिणी अस्मक साम्राज्य तक जाता था। तो उत्तरापथ नाम से पता चल रहा है ये उत्तर की तरफ जाता था और दक्षिणापथ जो दक्षिण की तरफ जाता था। ये जानकारी हमको कहाँ मिलती है, इसका उल्लेख उत्तरापथ और दक्षिणापथ का उल्लेख कहाँ पे मिलता है, महाभारत में भी मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में मिलता है और जैन ग्रंथों में मिलता है। तो आपके प्रश्न बनता है कि देशी व्यापार के लिए कौन से राजमार्ग का उल्लेख महाभारत, बौद्ध और जैन ग्रंथ में मिलता है। तो ये आप बताओगे उत्तरापथ और दक्षिणापथ। अगला प्रश्न बनता है आपके इथोपिया। इथोपिया वर्तमान में एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। यहाँ से हाथी दांत और सोना भारत आता था। यानी भारत में आयात किया जाता, किसका आयात किया जाता, हाथियों का दांत का। यानी हाथी वहाँ पे बहुत सारे होंगे जिसकी वजह से हाथी दांत, और सोने का यानी भारतीय वस्तुओं को निर्यात करते हैं, बदले में वहाँ से क्या आता था, सोना आता था। तो इथोपिया से हाथी दांत और सोना भारत आता था। सुवर्ण द्वीप वर्तमान में सुमात्रा यानी जावा, सुमात्रा और बाली, आपने द्वीप का नाम सुना होगा जो इंडोनेशिया के पास में ही है।
उनमें सुमात्रा, स्वर्णद्वीप किसका नाम था? सुमात्रा का। तो आपके प्रश्न बनता है कि सुमात्रा का प्राचीन नाम क्या था? स्वर्णद्वीप। या स्वर्णद्वीप का वर्तमान नाम क्या है? सुमात्रा। ये दोनों तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको प्रश्न की भाषा समझनी पड़ेगी तब आप उत्तर दे पाओगे। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश जो है वर्तमान में आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना है। तो आंध्र प्रदेश के अंदर कृष्णा नदी बहती है और कृष्णा नदी में अमरावती, अमरावती प्रसिद्ध स्तूप है। स्तूप का मतलब होता है जहाँ पे गौतम बुद्ध यानी बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप होते हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित यानी गौतम बुद्ध के से संबंधित वस्तुओं को जमीन के अंदर दफनाकर या गाड़कर उनके ऊपर बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए और पूजा स्थल जो बनाए गए उनको स्तूपों के नाम से जाना जाता है। तो अमरावती के अंदर कृष्णा नदी के तट पर सफ़ेद संगमरमर से निर्मित यानी सफ़ेद पत्थरों से निर्मित अमरावती का स्तूप स्थित है यानी प्रसिद्ध है। तो आपके प्रश्न बनता है कि अमरावती का स्तूप कहाँ पे है? अ से अमरावती और अ से आंध्र प्रदेश। वैसे ही याद रह जाएगा आपको। कौन सी नदी पे? तो कृष्णा नदी पे। ठीक है। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। तो आपके प्रश्न बनता है कि सांची का स्तूप कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? जो मध्य प्रदेश है उस मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, भोपाल के अंदर क्या है? सांची का स्तूप है। उसके बाद भरहुत के अवशेष, भरहुत एक स्तूप हुआ है, इसके अवशेष भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित। तो आपके प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऐसा कौन सा स्तूप हुआ है जिसका संग्रहालय भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थापित किया गया? तो वो भरहुत हो जाएगा। या भरहुत स्तूप के अवशेष किस संग्रहालय में स्थित है वर्तमान के अंदर? तो वो कोलकाता के अंदर। प्रश्न आगे और पीछे कैसे भी घुमा के पूछे, आपको प्रश्न का उत्तर देना आना चाहिए। अगला प्रश्न बनता है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के तट पर 29 गुफाएं बनी है यानी बाघोरा नदी। तो आपके प्रश्न बनेगा कि महाराष्ट्र औरंगाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो कौन सी नदी किनारे? बाघोरा नदी के किनारे 29 गुफाएं बनी है। उन 29 गुफाओं की विशेषता क्या है उसके बारे में अपन बात करते हैं। इनमें से 5 गुफाएं जो है वो पूजा स्थल चैत्य यानी चैत्य और विहार। तो आपके प्रश्न बनता है कि चैत्य क्या होता है? चैत्य जहाँ पे गौतम बुद्ध से संबंधित वस्तुएं यानी उनके बाल हो गए, उनके नाखून हो गए, उनके शरीर की कोई भी सामग्री या उनके साथ में कोई सामग्री को जमीन में गाड़ कर दफना कर जो पूजा स्थल बनाए जाते थे बौद्ध धर्म में, उनको क्या कहा जाता? उनको चैत्य कहा जाता। और बाकी की गुफाएं भिक्षुओं के लिए विहार है। विहार किसको कहते हैं? जहाँ पे रहकर बौद्ध भिक्षु यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले भगवान बुद्ध की उपासना करते थे और वहीं रहते थे, उसको विहार कहते थे। तो विहार यानी रहने का स्थान और चैत्य यानी पूजा स्थल। तो कुल मिला के 29 गुफाएं बनी है। उनमें से 5 गुफाएं कौन सी है? चैत्य। चैत्य यानी 29 में से 5 गुफाएं चैत्य के रूप में यानी पूजा स्थल है गौतम बुद्ध से संबंधित यानी बौद्ध धर्म से संबंधित। और बाकी की बची हुई 24 गुफाएं जब वो क्या है? भिक्षुओं के रहने के लिए निवास स्थान है। उसके बाद बात करते हैं अजंता गुफाओं की चित्रकारी। अजंता एलोरा जो है, अजंता जो महाराष्ट्र के अंदर है और औरंगाबाद जिले में है। और कहाँ पे? बाघोरा नदी के किनारे। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा आपने, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में बाघोरा नदी के किनारे जो अजंता की गुफाएं है, यहाँ पे फ्रेस्को यानी भित्ति चित्र का निर्माण किया गया। तो भित्ति चित्र यानी भित्ति का मतलब होता है भीतर, भीतर यानी दीवार के अंदर यानी गुफाओं के अंदर जो चित्र बना रखे हैं उनको भित्ति चित्र कहा जाता है। तो भित्ति चित्र या फ्रेस्को विधि का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो ये महाराष्ट्र के अंदर जो अजंता की गुफा है उन गुफाओं के अंदर किया गया है। उसके बाद 490 ईस्वी के बाद अजंता की गुफाओं का त्याग कर दिया गया। तो यह अजंता की गुफाओं में चैत्य जो बने हुए थे, विहार बने हुए थे, चैत्य पूजा स्थल विहार जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, उन गुफाओं को कब त्याग दिया गया? तो ये 490 ईस्वी के बाद इसको त्याग दिया गया। किसी कारण से हो सकता है, कोई भी कारण रहा हो, नदी, बाढ़, तूफान कुछ भी हो सकता हो, या किसी और कारण से या स्थल उनको मौसम के अनुसार सही नहीं रहा हो, तो कोई भी कारण हो सकता है। तो आपके प्रश्न बनेगा कि अजंता की गुफाओं को किस सन में त्याग दिया गया? 490 ईस्वी के बाद इस गुफाओं को त्याग दिया गया। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास। इसी छोटी छोटी क्लासें आती रहेगी, छोटी छोटी बूंद से घड़ा भरता रहेगा और आगे की क्लास भी आती रहेगी, मिलती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।